आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो बनाने का समय मिल पाया है, क्योंकि क्या है कि अपने काफ़ी काम होते हैं, अपन बिजी रहते हैं तो समय नहीं दे पाते हैं। और बेसिकली काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर अभी एटीसी का जो रिक्रूटमेंट है इसकी किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अपने को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और सिलेक्शन के लिए क्या बेसिकली चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट है जिनका ध्यान रखना चाहिए और अपन सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अभी क्या है कि आज 22 तारीख हो गई है और परसों इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो जिस भी भाई ने, बहन ने और कोई भी मतलब कि कैंडिडेट जो मतलब कि एटीसी का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए 24 में लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आपको एआई की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड जो है वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो सारी चीज़ें बेसिकली आपको पता ही है कि एज लिमिट क्या है और वो सब आप देख सकते हैं। जनरल की 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए और ओबीसी की 30 है। उसके बाद में एससी एसटी के लिए फर्दर रिलैक्सेशन है, उसमें 2 या 3 साल का आप देख लेना उसके अंदर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। दूसरी चीज़ कि हम जो ये समय आप प्रिडिक्टेड है कितने दिन के अंदर पेपर हो सकता है, इसमें किस तरह से इसकी बेहतरीन तैयारी करें, ये भी मतलब कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मली जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है एआई का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग मान के चलो जो आपकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उसके 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे कि अभी 24 मई है तो ये मान के चलिए कि आप जून के एंड तक या उससे पहले आपका पेपर हो सकता है। जो पुराने ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कब होगा क्या होगा ये तो देखो एआई को ही पता है और वही जब पब्लिश करेंगे तब सबको पता चलेगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इस पेपर की किस तरह से हम अच्छे से तैयारी करें। तो सबसे पहली चीज आप सभी को पता है कि इस पेपर के अंदर जो सिलेबस है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ में 60 जो सवाल होते हैं वो होते हैं आपके नॉन टेक्निकल पार्ट के, और जो रेस्ट 60 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। उनका जो लेवल है पिछले कुछ सालों के पैटर्न के हिसाब से वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स 11th 12th लेवल की आ रही है। मतलब आपका जो पहले आईआईटी, अभी जो आईआईटी जेईई मेंस का पेपर होता है, पहले एआई ट्रिपल ई का होता था, और नीट का जो होता है फिजिक्स आती है उसमें, वो लेवल की इसके अंदर अभी आ रही है। और जो रेस्ट जो 60 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बताया नॉन टेक्निकल के हैं, तो वो जो सिलेबस है उसको इन्होंने कवर किया है। जो अपना एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पेपर होता है ना, वही बिल्कुल पूरा उसके अंदर सिलेबस है। तो देखो अब इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या हम 1 महीने के अंदर भी अपना सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। तो देखो आपका बेस जो है वो थोड़ा तो मजबूत होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को कुछ नहीं आता, आज मैंने अपने सोचा एटीसी के लिए तैयारी करनी है और बस 1 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें तो देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या तुक्के तो मारोगे सभी सवालों में। हो सकता है कि 1% चांस है कि आपका किस्मत साथ दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये मतलब कि बहुत ही मतलब मान के चलो कि ना के बराबर वाली बात है ना। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका थोड़ा बहुत फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज होनी चाहिए 11th 12th की। साथ ही साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर कोई तो चीज़ आपकी होनी चाहिए, या तो आपकी भाई इंग्लिश बहुत अच्छी हो, या फिर हो सकता है आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है ये काफ़ी अच्छा है। तो किसी ना किसी चीज़ के अंदर आपको मतलब कि पूरी निपुणता आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो कमज़ोर पार्ट है उसको तैयार करना रहेगा, ठीक है। जो टेक्निकल पार्ट है सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी तैयारी कैसे करें। तो टेक्निकल पार्ट जो है उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया ये जेईई मेंस के लेवल का है, तो या तो उसकी कोई बुक मिल जाती है, कोई आपके घर में तैयारी कर रहा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या करना है, एनसीईआरटी जो आपके पास है, एनसीईआरटी का हर चैप्टर पढ़ना है आपको, ना ऐसे नहीं पढ़ना है कि मतलब आज मैंने ये चैप्टर उठाया आज एक ही चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उस तरह से तो आपका सिलेबस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को उठाना है, उसके बाद में पहला चैप्टर जैसे उसके अंदर मान लो ये है
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने देखा इसके अंदर, अच्छा अच्छा ये सारी चीजें, उसको आपको मतलब कि 2 या 3 घंटे के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कई बार वो चैप्टर ना, 12th में थे तब भी पढ़ा है, जब आपने कभी आईआईटी की तैयारी की होगी तो पढ़ा होगा, अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन में भी उसका एप्लीकेशन देखा होगा, आपको ये चीज आती होगी। उसको पढ़ें, फिर उसके बाद में उस चैप्टर के एंड में आपको कुछ समरी मिलेगी, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, उसके बाद में उसका क्या फॉर्मूला है, उसको वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो मतलब मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो वो सब आपको पता चलेगा। उनको मतलब कि आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अभी जो पेपर आ रहा है उसमें जो लास्ट के जो समरी है वो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो एग्जैक्टली टिक मारने में वहां पे पेपर में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आता है आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें, उसके अंदर भी आपको ये सेम जो प्रक्रिया है इसको अपनाना है। आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको 1 महीने का टोटल मान के चलो टाइम है, तो आपको 20 दिन में कंप्लीट कर लेनी है ये वाली चीज, है ना। मतलब ये नहीं है कि बस फिजिक्स ही करनी है, मतलब फिजिक्स का ये पार्ट कर लेना, बाकी जो चीजें आपको बताऊंगा वो भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपने पास मैथ्स वाला पार्ट, है ना। मैथ्स के लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं है तो एनसीईआरटी तो अपने पास है ही, उसको पढ़ो, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं उनको मतलब आप लगाइए और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह से मुझे फर्दर तैयारी करनी है इसकी। अब आता है नेक्स्ट, यदि आपके पास में एनसीईआरटी भी नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई किसी भी कोचिंग का या कुछ भी है वहां से आपको मटेरियल लेना है और आपको पूरी मैथमेटिक्स को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि 11th पे ज्यादा ध्यान दूं, 12th पे ज्यादा ध्यान दूं। देखो जो पैटर्न अभी पिछले कुछ सालों से आ रहा है उसके अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है हर तरह से। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। अब आता है इसके अंदर आपको और डाउट हो कि यार मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या नहीं करूं, तो देखो सबसे पहला काम है आपको जो भी आपके पुराने पेपर्स है ना पिछले साल के, आप उनको नेट पे सर्च करो, कहीं से भी जो भी आपका दोस्त है उससे पेपर लो और उन पेपर को आप अच्छे से एनालिसिस करो कि भाई ये पेपर में ये चीज पूछी गई थी, इस वाले में ये थी। ओवरऑल एआई इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा महत्व देती है, इनको पूछती है, तो मैं इनको तैयार करता हूँ। उससे क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आपका मतलब एक फोकस्ड जो तैयारी होगी ना वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो है वो लास्ट में आपको देखना है, कुछ 5-7 दिन बचे। देखो नॉर्मली यहाँ पे जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं, और मैंने भी मतलब कि कभी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं की थी, और मैं मतलब कि इस चीज का बहुत ज्यादा प्रबल समर्थक भी नहीं हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और वही आपको मतलब कि नैया पार लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड लोग हैं 95% उन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी, ना कोई कोचिंग करी थी, ना ही किसी तरह का कुछ और करा था, वो लोग सब सेलेक्ट है और किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं आई थी। अब आता है हमारा दूसरा नॉन टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल पार्ट जो है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीजीएल मैंने बताया उसकी कोई भी बुक आपको ले लेनी, जैसे आपकी हो सकता है वो अरिहंत की कोई बुक हो सकता है आपकी वो मदर्स कोचिंग की कोई बुक हो, या फिर कोई भी मतलब जो भी आपको अच्छी लगती है उस कोचिंग की। मैं इसका मतलब ये नहीं है मदर्स का बोल रहा हूं तो मदर्स से मेरा कुछ विशेष नाता है, आप किसी भी कोचिंग की लग सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था, और लगभग सभी का कॉमन सिलेबस रहता है, उसी को ही वो कवर करते हैं जो सीजीएल में पूछा जाता है। तो आप इसकी तैयारी करें। जीके वाला जो पार्ट है, जिनका भाई अच्छा है, कोई मान लो किसी ऐसे एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहा है जहां पे जीके उसने स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अभी आप 10 क्वेश्चन आएंगे जीके के, उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 10 में से 3-4 आपको आएंगे, 2-4 आपके तुक्के सही हो जाएंगे, मेहनत करके 1-2 सवाल और सही हो सकते हैं। तो उसमें लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 2 नंबर के सवाल आप सही कर पाएंगे। तो जीके पे ज्यादा फोकस ना करें, आप अपने रीजनिंग वाले पार्ट पे, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पार्ट पे, अपने इंग्लिश वाले पार्ट पे, इन सब पे आप थोड़ा ध्यान दें तो डेफिनेटली उसमें आपका स्कोर बढ़ सकता है। 60 में से आप एटलीस्ट उसके अंदर 52 से लेके 55 तक स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, और आपका जो टेक्निकल बच गया उसके अंदर आप कर सकते हैं टोटल 60 में से लगभग कुछ लोग 50 करेंगे, कुछ लोग उसके अंदर भी ज्यादा कर देते हैं जिनकी मतलब थोड़ी सी सही है प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए मैं ये नंबर 50-52 तक बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में टोटल जो सिलेक्शन होगा वो कितने पे होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही जानना है। यदि आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना नंबर लेके आना है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, आप अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बना पाओगे। तो सबसे पहले इसमें आपको यदि जनरल कैटेगरी में तो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको 120 टोटल मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 120 ही सवाल आएंगे, हर सवाल 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ
इसमें आप यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो लगभग आपको 98 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो लेवल है, उसकी जो मतलब मान के चलो कि जो गुणवत्ता है वो वही बरकरार रहती है, तब ये बात है। अदरवाइज मान लो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आ गया तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, बिल्कुल उससे भी आसान पेपर आ गया तो फिर मान लो कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, अब आता है ओबीसी की 2-3 नंबर और कम कर दो, SC ST की 3-4 नंबर और कम कर दो, इस तरह से ये पैटर्न है। अब अपन बात करते हैं कि क्या मतलब कि इसके लिए कोई विशेष और कोई बुक वगैरह कुछ है अपने पास में, तो मैंने बता दिया है कि जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं और जो अब की बार भी सेलेक्ट होंगे वो बिल्कुल बेसिक जिनका स्ट्रॉन्ग है और बेसिक जो तैयारी कर रहे हैं वही लोग मतलब इसमें निकाल पाएंगे। ऐसा कोई विशेष जड़ी बूटी या मंत्र किसी के पास भी नहीं है कि वो मतलब कि उसको एकदम रातों रात देखे और कर दे, या कोई विशेष कोई ऐसी पोथी पढ़ के चला जाए, विशेष बुक कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, NCERT CGL की बुक ये पढ़ लो, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। बाय द वे एक चीज इसके अंदर जुड़ेगी कि आपका बेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे केस में क्या था कि उस टाइम पे हमने जब 11th-12th के लिए जब थे, उसके बाद में हमने IIT की कोचिंग वगैरह करी थी, तो उससे क्या है कि वो 11th-12th की फिजिक्स बहुत ही तगड़ी थी, उसका बेनिफिट मिला। और अभी जो क्या है कि बीच में BSc का आने लग गया था, लेकिन वर्तमान में अभी BSc को हटा दिया है, तो सबसे पहले आप BSc वाले सिलेबस को कवर ना करें, उसको ना पढ़ें, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जो एग्जाम में जो सिलेबस है वो अभी वर्तमान में जो आपका सिलेबस है वो यही है 11th और 12th वाला, उसको पढ़ें और अच्छे से उसकी तैयारी करें। और इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको हताश होने की जरूरत है, यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं तो इतने दिन से तैयारी कर ही नहीं रहा था। इस पेपर में लगभग वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो 1 या 2 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं मेरी नज़र में यहाँ पे जो 1 साल से पूरे साल भर ATC की तैयारी करता रहा हो और उसने ATC निकाल दिया। किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब इसका पेपर आता है फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा फोकस से 1-2 महीने तैयारी कर लेते हैं तो वो लोग निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही है कि आप हताश ना हो और घबराएं नहीं कि मैंने तैयारी नहीं की, यार पता नहीं कोई तो कितने लंबी तैयारी कर रहा होगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप अभी जो समय है इसको अच्छे से तैयारी करो। मतलब जितने घंटे हैं आपके पास, जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना टाइम दो, निकल जाएगा पेपर। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक आता है, बहुत आसान आता है, आराम से आप निकल सकते हो। ठीक है, और देखो सिलेक्शन तो 309 पोस्ट है तो 309 ही लोगों का होगा, ऐसा तो है नहीं सबका हो जाएगा। पर यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ भाई अपना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपना नहीं होगा। अपन पढ़ेंगे, नहीं होगा तो फिर उसके बाद अदर ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। आपकी पढ़ाई तो बेकार नहीं जाने वाली है, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको काम आती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने IAS की तैयारी की, बहुत अच्छी जीके उसने कर ली, उसका IAS में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका वो जीके वाला जो पार्ट है जो उसने वहां से नॉलेज गेन करी है वो किसी ना किसी और एग्जाम में उसकी काम आ जाती है। हो सकता है वो RAS का एग्जाम निकाल दे, हो सकता है वो मतलब कोई भी ऐसी किसी और अदर स्टेट PSC का एग्जाम निकाल दे, उसको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यही कहना था। और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे manjeet_ATC। और आप लोग मेहनत करिए, और कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आप अपनी पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ तैयारी करिए, और मुश्किल नहीं है आपका, मुझे लगता है कि हो जाएगा ना। सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करने की आवश्यकता है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि फिर से समय मिला मुझे और मुझे लगा कि हाँ 1-2 चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।